नेक्स्ट है ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था वो इंडिया में अगर आप देखो तो इन द डिकेड ऑफ 1960 ये इंट्रोड्यूस हुआ था। बट बिफोर देयर वाज अ टाइम जब हमारी कंट्री में फूड ग्रेन्स की काफ़ी शॉर्टेज थी और इंडिया एग्रीरियन नेशन होने के बावजूद भी वो फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट करता था। तो कंट्री जो थी, क्योंकि उस वक्त हम कहीं ना कहीं डिपेंडेंट कंडीशन से स्ट्रगल कर रहे थे कि हम एक एग्रीरियन नेशन कहलाते हैं और फिर भी हमें अगर फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करना पड़ रहा है तो वो इस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था। देन द एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और उस वक्त जब ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ 1960 में, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो था वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। और ये इसलिए इंक्रीज़ हुआ बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड सीड, इंक्रीज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंटेंस एफर्ट ऑफ फार्मर, वाइड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, इरिगेशन फैसिलिटीज़ की वजह से, जिसे हम ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था ग्रीन रिवॉल्यूशन का कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना। इसलिए फार्मर्स को कहीं ना कहीं केमिकल फर्टिलाइज़र्स और इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ करने के लिए एंकरेज किया जाता था, जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का टारगेट अचीव हो सके। इसके अलावा अगर आप देखो तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से कहीं ना कहीं रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रोडक्शन वीट और राइस में हुए हैं। और जब कंट्री को फूड ग्रेन्स की स्कैरसिटी होती थी तो एक ऐसा वक्त था जब हमारी कंट्री में फूड ग्रेन्स की कमी हो जाती थी। बट अभी हम अगर देखो तो कहीं ना कहीं सफिशिएंट स्टोरेज फैसिलिटीज़ की वजह से अभी हमें वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। अगर वंस ड्रॉट वाज हज़ार्ड ऑफ रेगुलर इंटरवल इंडिया, एक बार हमेशा एक ऐसा टाइम था कि भाई सूखा पड़ जाता था। और अगर आप देखो तो उसके वो चीज़ अगर अब होती थी या ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस होने के बाद होती थी, उसका एडवर्स इफेक्ट देखने को नहीं मिलता था। क्योंकि अब क्या होने लगा था कि जो फूड ग्रेन्स जो एक्स्ट्रा थे उन्हें बफर स्टॉक मतलब भंडार में मतलब उन्हें स्टोर किया जाता था, ताकि अगर जब ड्राउट जैसी सिचुएशन हो तो उसे कन्वीनियंटली फेस किया जा सके। फूड ग्रेन्स में अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं हमने सेल्फ सफिशिएंसी अचीव की है। और टुडे द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप हैज़ इंक्रीज एंड प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस एंड अदर सीरियल्स हैज़ डिक्रीज। अगर आप देखो तो कैश क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, जबकि पल्सेस और सीरियल्स का डिक्रीज हुआ है with the repetition of the same crop. To reach the stage where in other country of the world have progressed using better technology in agriculture field, we will have to be ready for next green revolution। कि अगर आपको वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज़ के साथ उनकी प्रोग्रेस के साथ मैच होना है तो हमें दूसरे ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए ये रेडी होना चाहिए। नाउ इंडिया का रोल क्या है, एग्रीकल्चरल क्या है इन इंडियन इकोनॉमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इंडिया जो है उसका मेन ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर। और कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस के टाइम से ही कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पे ज़्यादा प्रेशर रहा है, पर समहाउ कि वो कम होकर अगर आप देखो तो कम अभी हुआ है, बट स्टिल एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी में ज़्यादा रहा है। कैसे, अगर आप देखो तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है कम से कम वो 1/2 ऑफ पॉपुलेशन ऑफ कंट्री को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एग्रीकल्चर का 17% कॉन्ट्रीब्यूशन है। पैडी, वीट, ऑयल सीड, कॉटन, जूट, शुगर केन, टोबैको, पोटैटोज़ जो हैं वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं इंडिया के, और जिससे कि इन्हें एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज लिया जाता है। हम एग्रीगेट प्रोडक्शन में सेकंड रैंक में आते हैं। इंडस्ट्रीज़ जो कि कॉटन, टेक्सटाइल, शुगर, पेपर जो है, अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं वो एग्रीकल्चरल की से पे ही डिपेंडेंट है। उसके रॉ मटेरियल जो है वो एग्रीकल्चरल से ही मिलता है। और एग्रीकल्चर जो है वो हमारे यहाँ के लोगों को फूड प्रोवाइड करता है। तो जो कंट्रीब्यूशन है जो एग्रीकल्चरल का इन द वर्ल्ड एग्रीकल्चर मार्केट, बिकॉज ऑफ इरेगुलर सर्टेन रेन इन एडुकेट फैसिलिटीज़ फॉर इरिगेशन, वो कंसिस्टेंट इसलिए नहीं रहा क्योंकि हमारे यहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है रेन की, मतलब कभी हुई कभी नहीं हुई, इरेगुलरिटी होती है या इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं होती है। इसलिए फूड सिक्योरिटी जो है वो बहुत नेसेसरी है हमारे लिए। इफ़ डिमांड फॉर फूड ग्रेन इज़ इंक्रीजिंग and if the food grains have to be imported then the political dependence of that country may be at risk। कि मान लो कि अगर आपकी कंट्री में फूड ग्रेन्स की डिमांड हो रही है और आपको फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है तो हमारी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस जो है वो एक रिस्क पर है। सो हमें कहीं ना कहीं फूड ग्रेन्स के मामले में सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, और ये तभी हो सकता है बिकॉज ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन।
अलॉन्ग विद द इंक्रीज इन फार्म प्रोडक्ट देर इज़ इंक्रीज इन पॉपुलेशन कंट्री ऑल्सो, कि जैसे जैसे फार्म प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है तो कंट्री की पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हुई है। इन 1951 इंडियाज़ का पॉपुलेशन अगर आप देखो तो इट वाज 36 करोड़ 10 लाख था, जो कि बढ़कर 125 करोड़ हो गया। दिस हैज़ इंक्रीज द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन, जिसकी वजह से फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ी है। और अगर आप देखो तो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन जो है हमारी कंट्री में लास्ट 5 इयर्स वो इंक्रीज़ हुआ है। 1950 से 51 में इंडिया का फूड ग्रेन का प्रोडक्शन 51 करोड़ टन्स था, जो कि बढ़कर 265 करोड़ टन हुआ, जो कि 2013 और 14 में। और अगर आप फूड ग्रेन्स की अभी बात करो प्रेजेंट टाइम में, तो हम कहीं ना कहीं मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर पाते हैं। इसलिए नेसेसरी कि बफर स्टॉक को इंक्रीज़ किया जाए, ताकि जब भी फूड ग्रेन्स की स्कैरसिटी हो, कमी हो, तो या ड्राउट की सिचुएशन हो, तो या कभी ऐसा हुआ कि इनएडुकेट प्रोडक्शन हुआ, तो उस वक्त ये बफर स्टॉक मतलब ये जो आपने स्टोर कर रखा है उसका इस्तेमाल कर सकें ना। तो जो वेस्टेज होता है फूड ग्रेन्स का उसको प्रिवेंट करना चाहिए, उसके लिए वेयर हाउसेस सेटअप करने चाहिए। तो जो बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जिनकी ये नीड्स हम सेटिस्फाई नहीं करती, इसलिए ज़्यादातर ऐसा होना चाहिए कि जो पुअर लोग हैं उन्हें फ्री में ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट ये फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करें। सो इट इज़ स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी ऑफ द टाइम टू स्टॉप वेस्टेज ऑफ फूड ग्रेन। हमें फूड ग्रेन्स को वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको कैसे भी करके कंजर्व करना चाहिए। और ये जो है इट इज़ अ गुड बिगनिंग दैट गवर्नमेंट ने अभी कहीं ना कहीं इसके लिए प्रोविजंस बनाया है रिगार्डिंग द सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स टू द पुअर पीपल थ्रू द फूड सिक्योरिटी एक्ट।